ये सब हवा शब्द जितना लगता है उतने सब बौद्ध स्थल है। और हवा शब्द ना भी लगे, यदि कहीं हाथी की मूर्ति देखी जाए देती है तो वो समय माई बोलते हैं। समय माई केवल नहीं है, बड़की माई, महामाई, सर्वे माई, कोटही माई। अच्छा। इतना नाम से गौतम बुद्ध के अम्मा को जाना जाता है। कई सारे जो हाथी के जो प्रतीक है या फिर हाथी जो है वे रखे हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर एक स्तंभ गड़ा हुआ है, देखें, जहाँ पर त्रिशूल रखे गए हैं। तो ये जो क्षेत्र है या फिर ये जो समय माता जो है, इसे भगवान बुद्ध के जो माता महामाया जो है उनसे भी जोड़ा जाता है। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाचरतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम नेपाल देश के कपिलवस्तु जिले के तिलौरकोट स्थली के भग्न अवशेष देखने वाले हैं, जिन्हें मुख्य कपिलवस्तु के भग्न अवशेष होने का दावा किया जाता है। तिलौरकोट दक्षिण एशिया में आधुनिक तकनीक से संरक्षित प्रारंभिक ऐतिहासिक स्थलों में से एक है, जिसकी लंबाई 500 मीटर और चौड़ाई 400 मीटर क्षेत्र में फैली है। यह स्थल मिट्टी की दीवार से घिरा हुआ था, जिसे बाद में ईंटों की दीवार से बदल दिया गया। शहर की दीवारें एक पुराने लकड़ी के खंभे के ऊपर बनाई गई थी, जिसे ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का बताया जाता है। तिलौरकोट स्थल को पहली बार पुरातात्विक रुचि के स्थल के रूप में सन 1896 में एलोस एंटोस फ्यूरर इनके द्वारा चिन्हित किया गया था। यह स्थल लुम्बिनी से 35 किलोमीटर की दूरी पर और भारत देश के पिपरहवा से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम आए हुए हैं नेपाल देश के कपिलवस्तु जिले के तिलौरकोट, यहाँ के पुरातात्विक स्थली पर। देखिए यहाँ पर ये जो स्थली है, यहाँ का जो नेपाल गवर्नमेंट है, इनके माध्यम से इसे संरक्षित किया गया। यह एक प्राचीन किला है जो आप देख सकते हो यहाँ पर, और इससे पूरी फेंसिंग की हुई आपको दिखाई देगी। और अंदर यहाँ पर बड़े बड़े दीवार के जो मलबे हैं वो दिखाई देंगे। तो यहाँ पर देखें, यह क्षेत्र हुआ और भारत देश की जो कपिलवस्तु है, इन दोनों में जद्दोजहद होती है कि भारत कहता है कि भारत के उत्तर प्रदेश में जो कपिलवस्तु स्थित है वे मुख्य जो है वे कपिलवस्तु है। और नेपाल देश में यहाँ पर पी.सी. मुखर्जी द्वारा सन 1899 में जो खनन किया गया था, ये जो टीला है, इसे यहाँ पर ये जो है कपिलवस्तु कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये तिलौरकोट कपिलवस्तु करके ये जो बोर्ड है, बोर्ड लगाए गए। आइए, यहाँ पर से आप दीवारें देख पा रहे हो। ये दीवार है, बहुत बड़ी दीवार जो है, मोटी दीवार है, लगभग ये जो है 10 फीट चौड़ी दिखाई देती है। और ये चौड़ी दीवार जो है आगे तक गई है। पूरा ये जो फेंसिंग वाला जो एरिया है, इस पूरे फेंसिंग वाले एरिया में ये जो दीवार है आपको दिखाई देगी। और जिस प्रकार से उस समय पर ये जो पूरा क्षेत्र या फिर जो प्राचीन काल का किला था, जो एक गढ़ था, गढ़ का स्वरूप हमें दिखाई देता है। और यहाँ पर आधुनिक जो है बाग बगीचा किया हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जगह जगह पर जो उत्खनन वाले जो बोर्ड है वे लगाए गए हैं। देखिए यहाँ पर प्राचीन नगर कपिलवस्तु तिलौरकोट, जब यहाँ पर उत्खनन किया जा रहा था
तो देखिए यहाँ पर समय समय पर उत्खनन किए गए, जैसे यहाँ पर 1967 से लेकर 1977, फिर बाद में 1999 में भी यहाँ पर उत्खनन किया गया था, और हाल ही में भी यहाँ पर उत्खनन जो है वे हुआ था। तो यहाँ पर ये पॉइंटिंग दी गई है, मैप, जहाँ जहाँ पर जो टीले हैं या फिर जहाँ जहाँ पर स्मारक है उनकी यहाँ पर जो पॉइंटिंग है वो की गई है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके गोटी हवा या फिर निगले हवा यहाँ पर जो है स्तंभ पाए गए, जिनके ऊपर यहाँ पर कोणागमन और कुकुसंदा जो बुद्ध है उनका जो स्थान है वे यहाँ पर प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके द्वारा बताया गया था। और इसके अलावा यहाँ की कुडान नाम की स्थली है, जहाँ पर ऐसे कहा जाता है भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वे आए थे तो वे कुडान में आए थे, और कुडान यहीं पर जो राहुल है भगवान बुद्ध के पुत्र, उनकी जो दीक्षा है वे वहीं पर की गई थी। वे जो स्थल है यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर हमें दिखाई देगा। देखिए यहाँ भारत देश की जो कपिल वस्तु है, जहाँ पर जो पिपरावा नाम की जगह है, वहाँ पर जो है भगवान बुद्ध के शरीर धातु जो है वे पाए गए थे, और जो शरीर धातु पाए गए थे उसके ऊपर लेख भी था, और लेख जो है लेखों में शाक्यों का वर्णन आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो उत्खनन किया गया है अभी तक यहाँ पर से कोई लेख जो है वो नहीं पाया गया है, बल्कि यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं वे बहुत ही पुराने पाए गए हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के जो अवशेष है वे यहाँ पर से प्राप्त किए गए, और उस प्रकार की जो रिपोर्ट है वे यहाँ पर साझा की गई थी। जैसे हम देख पाते हैं यहाँ पर पिपरावा, यहाँ पर 4वीं सदी के यहाँ पर जो अवशेष है वे मिले थे, और यहाँ पर जो ये पूरा क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में बहुत बड़ा स्मारक रहा था, उसके जो अवशेष है यहाँ पर हम देखने वाले। और साथ ही साथ देखें यहाँ पर जो भारत देश का जो कपिल वस्तु है वहाँ पर बहुत बड़े विहारों के भग्न अवशेष पाए गए थे, तो वे भग्न अवशेष भी हम देख सकते हैं। और हमारे साथ देखिए यहाँ के स्थानिक है, यहाँ के जो है अम्बेडकराइट हम कह सकते हैं इन्हें, यहाँ पर बाबा साहब को मानते हैं, और जिस प्रकार से भारत देश में हम बाबा साहब के प्रति बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं, वैसे ही यहाँ पर के भी ये जो लोग हैं, जो मूवमेंट है बाबा साहब की और भगवान बुद्ध की, वे चलाते हैं। हमारे साथ आदरणीय यादव सर है और साथ ही साथ शिवा सर है, तो हम इनसे बात करेंगे। बताइएगा आपके नेपाल देश में बौद्ध स्मारकों के प्रति जो देखने का नजरिया है वो लोगों का कैसा है, मतलब किस यहाँ का जो बौद्ध स्थल है वो अभी पुरातत्वविद लोग उत्खनन में आगे ला रहे हैं, अच्छे से नहीं हो पाया है, अभी बहुत बाकी है, बहुत चीज दबा है, मिट्टी के अंदर है, पहचान ही नहीं हो पा रहा है। नेपाल जो देश है वो उतना अपने आप में सक्षम नहीं है, विदेशी लोग आके कहाँ क्या दबा कुचला है वो उत्खनन करके निकाल देते हैं। जैसे अभी कैमरा से आप देख सकते हो, इधर 1 वर्ष पहले उत्खनन हुआ था, यहाँ एक यू आकार का ठाव मिला था, जहाँ आराधना केंद्र कह सकते हैं, या वहाँ लोक प्रति का जो आस्था था उस समय, तत्कालीन समय का जो आस्था था, वहाँ उसी एंगल में यू आकार में सब लोग बैठते थे होंगे, और एक व्यक्ति आगे बैठता था तभी यू आकार बनेगा। ऐसे विभिन्न इस अंदर विभिन्न ठाव में विभिन्न किस्म का तमाम, कहीं मार्केट का जैसा दिखाई देता है जहाँ बाजार लगता था, कहीं इससे बाहर, और जैसे पशु रखने का ठाव मिला है, पूरब तरफ जाएंगे तो घोड़ा का तबेला मिला है, उधर जाएंगे तो उधर अनुमान करते हैं कि थोड़ा हाथ हथियार बनाते थे, पशु पालक थे, बैठते थे, ऐसे करके यहाँ विभिन्न ठाव में विभिन्न चीज मिला है। तिलौरा कोट की बात है, तिलौरा कोट बाहेक जैसे काकरो छंद थे, कनक मुनि थे, कोणागमन थे, उस स्थल में भी विभिन्न चीज मिल ही रहा है, अभी पूरा नहीं हो पाया, सर्वेक्षण नहीं हो पाया है, उत्खनन नहीं हो पाया है, दबा है, कुचला है। लेकिन विभिन्न देश से बौद्ध प्रति आस्था बहुत है, बहुत यात्री लोग आते हैं यहाँ, बहुत चीज देख के जाते हैं। जो अभी एक कंपैरिजन जो होता है, हम भारत देश की कपिल वस्तु और नेपाल देश की कपिल वस्तु,
तो एक कंपैरिजन क्यों किया जाता है? ये क्षेत्र प्राचीन काल में बहुत बड़ा होगा ना शायद। ये क्षेत्र बहुत बड़ा था। जब उस समय ऐसा लगता है कि नेपाल और भारत का नाम ही ना हो, संयुक्त एक ही जो यहाँ राष्ट्र था। जैसे बौद्ध के पिताजी सुद्धोधन थे राजा, उन्हीं का क्षेत्र बहुत काफी बड़ा था। तब नेपाल भारत नहीं था होगा। उस समय उनका जो उपनिवेश, एक राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, तो और उनका राज काज लंबा ठाव तक था। विभिन्न ठाव में विभिन्न समय पे विभिन्न काम से, जैसे सैनिक संगठन के लिए, खेती पाती के लिए और राज्य विस्तार के लिए विभिन्न ठाव में रहते थे। तो उस तरीके से जैसे इंडिया का तिलौरा कोट और नेपाल का तिलौरा कोट हम लोग कहते हैं, पिपराहवा जो है वो इसी से जुड़ा है, अलग का नहीं है, ऐसा हम लोग को लगता है। क्योंकि यहाँ पर नेपाल देश में देख सकते हो आप, हवा जो शब्द है यहाँ पर आमतौर पर कपिलवस्तु वाला जो क्षेत्र है, देते हैं हवा शब्द है। जैसे निगली हवा, गोटी हवा, सगरा हवा, तौली हवा, ये सब हवा शब्द जितना लगता है उतने सब बौद्ध स्थल है। और हवा शब्द ना भी लगे, यदि कहीं हाथी की मूर्ति देखी जाती है तो वो समय माई बोलते हैं। समय माई केवल नहीं है, बड़की माई, महामाई, सर्वे माई, कोटही माई, इतना नाम से गौतम बुद्ध के अम्मा को जाना जाता है। अच्छा, इसके कारण यहाँ पर वो डाउटफुल होते हैं प्लेसेस, मतलब जहाँ पर कुछ हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक भग्न ढांचा देख सकते हो। तो यहाँ पर एक प्राचीन शहर का ये ढांचा है, ऐसी जो जानकारी है यहाँ पर दी गई है। सन 2014 से लेकर 2016 तक यहाँ पर सर्वे किया गया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, जिसके अंदर से ये जो आप देख पा रहे हो, ये मोटी जो दीवार है वो यहाँ पर से प्राप्त हुई है। देखिए यहाँ पर ये भग्नावशेष, हम सामने जाएंगे तो आपको यहाँ पर इसमें कई जो कमरे हैं वो दिखाई देंगे। जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। देखिए ये स्ट्रक्चर यूनिक स्ट्रक्चर है, और पूरा जो आगे भी देखेंगे तो पूरा इसी प्रकार का जो स्ट्रक्चर है वो फैला हुआ आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर बहुत सारे टीले हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया जाना है, या फिर जिनका जो सर्वेक्षण है वो होना बाकी है। ये पूरे क्षेत्र में जो है इसी प्रकार के जो टीले हैं वो फैले हुए हैं। और आगे जो स्मारक आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे कहा जाता है वे जो है यहाँ पर राजा शुद्धोधन का भवन है, ऐसी जानकारी यहाँ पर दी जाती है। और उसके पीछे जो है यहाँ पर जिस प्रकार से हाथी का जो शिल्प कहाँ सर जी ने, यादव सर ने, तो समई माता का जो मंदिर है वे आगे आपको दिखाई देगा इस स्मारक के पीछे। तो यहाँ पर जो ढांचा मिला है एक महल का ढांचा प्रतीत होता है, तो वो बड़ा फैला हुआ है। तो उसकी जानकारी जो है पीसी मुखर्जी इनके द्वारा जो है सन 1899 में दी गई थी। और उसके आगे भी जो है छोटे मोटे टीले, और यहाँ पर जैसे गेट देखा हमने, वहाँ पर एक गेट था, बड़ी दीवार थी, और एक आखिरी छोर पर गेट बना हुआ है। यह जो क्षेत्र है यह भागीरथी नदी के तट पर बसा हुआ है, जिसे बाणगंगा भी कहते हैं। और यहाँ के स्थानिक क्या कहते हैं? स्थानीय लोग रामघाट कहते हैं। रामघाट। ये आदि शंकराचार्य आके रामघाट नाम रख दिए। तब से आदि शंकराचार्य आए थे यहाँ पे, जो इंडिया में थे वही आदि शंकराचार्य नेपाल में आए थे। नेपाल में आए तो आदि शंकराचार्य ने इस ठाव पे आके यहाँ पे लोग उनको माने दर्शन किए, विचार सुने, तो वही नाम बना दिए हैं रामघाट। इसका जानकारी इतना ही मिलता है कि आदि शंकराचार्य ने इस ठाव का नाम, उधर नदी का नाम रामघाट रखा है, लेकिन वास्तव में ये तो बुद्ध घाट है। जी जी जी। और देखिए हमारे साथ ये शिवा सर है, जो कि बोधिसत्व यूट्यूब चैनल देखते हैं। बताइए आप कैसे लगता है चैनल? बहुत अच्छा लगता है सर, हम आपका चैनल देखते हैं, आप सब जगह के दिखाते हैं जी, बहुत ही अच्छा लगता है सर। एकदम आप खोज कर दिखाते हैं, आपके इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा हमें भी लगता है। और देखिए शिवा साहब जो है, इन्होंने बाबा साहब की तस्वीर यहाँ पर इनके मकान में लगाई। वो देखकर हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि बाबा साहब को पूरी दुनिया में जो मानते हैं तो वे किस प्रकार से मानते हैं। फिर बाबा साहब सच में पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लोगों के मन में बसे हुए हैं। तो यहाँ पर इनके भी इनके घर परिवार में हमने देखा तो बाबा साहब को सारे मानने वाले लोग हैं। देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, यह एक बड़ा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आपको कई सारे जो कक्ष है वे दिखाई दे रहे हैं, और छोटे बड़े कक्ष है, और आगे उसका
एंट्रेंस से। देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल एंड रुशो यूनिवर्सिटी के माध्यम से यहाँ पर सन 1970 से लेकर 1977 तक उत्खनन किया गया था। उसकी ये तस्वीरें आप देख पा रहे हो। और ये आगे हम भवन की तस्वीरें देखेंगे। यहाँ पर एक बड़ा पेड़ है, इस पेड़ के आगे आपको ये भवन दिखाई देगा। देखिए ये सारे जो ढांचे जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, इसे थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, क्योंकि इस प्रकार का जो ढांचा जो है वे हमने इससे पहले कम ही देखा है, या फिर इसका जो स्ट्रक्चर है मेन किस प्रकार से होगा या फिर कैसे रहा होगा, इसका पता लगाना थोड़ा कठिन है। इसकी जो ऊपरी परत देख पा रहे हो यहाँ पर छोटी छोटी ईंटें लगे हुए, इसकी उतनी मोटी ईंटें नहीं है जितनी मोटी ईंटें सम्राट अशोक के समय पर इस्तेमाल में लाई जाती थी। जैसे ईंटें जो है यहाँ पर उसके बाद में भी की जाती होगी। देखिए यहाँ पर ये ईंटें देखिए, ऐसे प्रतीत होता है ये जो ईंट है ये जो किला है यहाँ पर कुषाणों के बाद का होगा। और इसका जो यहाँ पर जो आर्टिफैक्ट मिले हैं, यहाँ पर से जो अवशेष मिले हैं वो 6ठी शताब्दी के बताए जाते हैं। देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर एक यूनिक स्ट्रक्चर है। छोटे छोटे कक्ष है और छोटे छोटे यहाँ पर आपको बड़े बड़े ये जो यहाँ पर वरांडे जो है, पैसेज आपको दिखाई देंगे। वहाँ पर भी आगे आप देखिए इसी प्रकार के जो कक्ष है वो दिखाई देंगे। और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर ट्विन स्तूपा है, 2 स्तूप मिले हैं जो कि अपने मूल आकार में है। और उससे यहाँ पर ये जो स्थल जो है वे बुद्ध से जुड़ा हुआ था या फिर बौद्ध स्मारकों से जुड़ा हुआ था। ऐसे जो पुख्ता सबूत हैं वे वहाँ पर पाए जाते हैं। और इसके आगे भी एक बड़ा टीला है जो कि संभवतः उसे स्तूप कहा जाता है। सर इस स्ट्रक्चर को क्या बताते हैं आपके लोग यहाँ के, मतलब यहाँ के जैसे दरबार कहते हैं, दरबार यानी महल था। हाँ। तो अभी तो दबा है जो देख रहे हैं यहाँ पे। हाँ। ऐसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मिला है, दरबार था। हाँ। ये ऐसे करके यहाँ पे 3 दरबार था। हाँ। यहाँ मान्यता है, माने कहीं सुनी में ऐसी आई है हाँ। कि तीन बंगला था हाँ। सुद्धोधन का, हाँ। जहाँ पे मौसम अनुसार के वहाँ तापक्रम दिया जाता था। गर्मी में रहने के लिए ठंडक वाला, ठंडी में गर्म देने वाला, एक बरसात में रहने वाला अलग था। बरसात आ जाता था तब इस दरबार में रहने वाले वहाँ राजघराने के लोग वहाँ चला जाते थे बरसात के दरबार में। अच्छा। गर्मी आता था तो गर्मी वाले दरबार में आ जाते थे। यहाँ 3 दरबार मिल रहा है, 3 ठाव में स्ट्रक्चर भी मिल रहा है। हाँ, और ये जो क्षेत्र है प्राचीन काल में गणतंत्र था ये पूरा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो शासन चलता था, आज जैसे भारत देश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लगा हुआ है और लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ पे इलेक्शन किए जाते हैं, अपना नेता चुना जाता है, वैसे ही यहाँ पर इस क्षेत्र में प्राचीन काल में लोकतांत्रिक तरीके से जो शाक्य कुल के जो नेता है वे राजा शुद्धोधन, इनको चुना गया था। और उनके पास लगभग बहुत ज़्यादा जमीन थी और उसके कारण वे समृद्ध थे। और जैसे हम देख पाते हैं प्राचीन काल में जो पूरा ये जो क्षेत्र है, या फिर जिसे हम प्राचीन काल का जम्बूद्वीप कहते हैं, वे खेती के कारण बहुत ज़्यादा समृद्ध था। और इसके साथ साथ कला हो या फिर साहित्य हो, इसके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा समृद्ध था। हम इस किले के पूर्वी गेट के तरफ आए हुए हैं और यहाँ पर इस पूर्वी गेट के ये भग्नावशेष देख पा रहे हो। ये दीवारें देखें, ऐसे लगते कोलैप्स हुए या फिर गिरी हुए, या फिर यहाँ पर कोई नैसर्गिक आपत्ति आई होगी। उस नैसर्गिक आपत्ति में ये जो दीवार है पूरी तरीके से नष्ट हुई आपको दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर भी आपको कुछ जो कक्ष है छोटे छोटे वो दिखाई देंगे, तटबंदी वाले। वैसे सारे के सारे कक्ष है यहाँ पर देखिए छोटे छोटे हैं। और आगे जो है इसके बाहर जो है यहाँ पर एक स्तूप है या फिर एक टीला है, उसे स्तूप की मार्किंग की या फिर उसे स्तूप कहा गया है, वे भी आपको दिखाई देगा। और ये दीवार देखिए ऐसे लंबी वहाँ तक गई है और यहाँ से भी ये जो दीवार है ऐसे आगे तक गई हुई आपको दिखाई देगी। और इसके मध्य में ही ये जो छोटे मोटे हम स्मारक देख पा रहे वे है, और एक बड़ा हमने जो भवन का ढांचा देखा वे आपको दिखाई देगा। यहाँ पर कई सारे कुएं रहे होंगे या फिर कई सारे यहाँ पर विविध प्रकार की जो ये है यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वे हमें दिखाई देते हैं और विविध प्रकार से उन्हें प्राचीन काल में इस्तेमाल में लाया जाता था। सर इस गेट के बारे में बताइएगा। अब कहते हैं कि बुद्ध इसी पूर्वी द्वार से निकल के यहाँ से गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि
बुद्ध ज्ञान के खोज में गए थे। हाँ। और कुछ लोग कहते हैं कि रोहिणी नदी के जल बंटवारा के कारण बुद्ध का देश निकाला हुआ था। हाँ। तो गणतंत्र था, तो गणतंत्र के गणराज्य थे। हाँ। उसका नियम था कि हाँ। जो राजकुमार होते हैं वो एडल्ट हो जाने के बाद राज्य समिति का सदस्य होते हैं, तो कोई निर्णायक काम के लिए उनका मत भी लिया जाता है। तो सेनापति के साथ रोहिणी नदी पे कुछ समस्या आ गया था जल बंटवारा का। सेना के साथ सेनापति और गौतम बुद्ध राजकुमार थे जो उस समिति के सदस्य, उसमें गए और वहाँ के लोग को कहे कि आप लोग चले जाइए, पानी के लिए खून मत बहाइए, खून तो नहीं मिलेगा, पानी बरसात से मिल जाएगा। काफ़ी समय हो गया है, बरसात नहीं हुआ है, मिल जाएगा, बरसात आएगा, आप लोग लड़ाई मत करिए। और 2 भाग पानी इधर ले आए, 1 भाग उधर जाने दीजिए कहे तो उससे राजद्रोह उनको लगा दिया गया कि आप दुश्मनों को षड्यंत्र पूर्वक भगा दिए और सहयोग किए। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो विधान था, तत्कालीन विधान था, उसमें कहते हैं कि देश निकाला, माने फांसी भी हो सकता था, देश निकाला हो सकता था, सपरिवार देश निकाला हो सकता था। और गौतम बुद्ध कहे कि फांसी मत करिए, सपरिवार माने सर्वस्व हरण देश निकाला मत करिए, हम खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। शांति पूर्वक वो चले गए, यहाँ कोई प्रतिकार नहीं किए, किसी से कुछ नहीं कहे, तो इसी द्वार से निकले थे। अच्छा जी, देखिए यहाँ पर 2 प्रकार की जो बातें हैं वे रखी जाती हैं। एक तो रोहिणी नदी का ये जो वाद था वो, और दूसरा जो है भगवान बुद्ध जो है वे दुख से मुक्ति पाना चाहते थे, या फिर जो संसार में दुख फैला हुआ है उसको दूर करने के लिए, जो दुख मुक्ति का जो मार्ग है वे खोजने के लिए आयु 29 वर्ष में वे यहाँ पर से निकले थे, तो वे इसे कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हो, सारे भग्नावशेष यहाँ से आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर एक पोखर आप देख पा रहे हो, ऐसे कहा जाता है यहाँ पर जो है उस समय पर शाही स्नान जो है वो किया जाता था। तो ये ऐसे ही आज भी हमें दिखाई देता है। और यहाँ पर से अभी हम आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर देखिए, आपको ये जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आप सफ़ेद मिट्टी देख पा रहे हो। इस सफ़ेद मिट्टी के अंदर कई प्रकार के मृदभांड और कई प्रकार के जो ईंटों के जो टुकड़े हैं वो आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पर जो ईंटें जो है, ईंटें एक ही समय की दिखाई देती है। यहाँ पर जो ईंटें देखते हैं हम, जो जिससे पहले हमने जितने भी बौद्ध स्मारक देखे हैं, जिनमें आमतौर पर मौर्य काल हो या फिर शुंग काल हो या फिर गुप्त काल या फिर हर्षवर्धन राजा के समय पर स्मारकों का जैसे जीर्णोद्धार किया गया था, उतना ही नहीं बल्कि पालों के समय पर जैसे स्मारकों का जीर्णोद्धार किया था, उनके समय समय पर के अवशेष जो है वे मिले हैं। लेकिन यहाँ पर वे जो अवशेष है वे नहीं पाए गए। ये एक बहुत बड़ा पुरातात्विक किला है और इस किले के अंदर यहाँ पर छोटे छोटे अलग अलग विविध प्रकार के जो स्मारक है जो कि अनआइडेंटिफाइड है, उसे आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। यहाँ पर ये आप उत्तरी द्वार देख पा रहे हो और उत्तरी द्वार के ये अवशेष आप देख रहे हो। हमने यहाँ वहाँ पर जो है पूर्वी द्वार देखा, यहाँ पर ये उत्तरी द्वार। और उत्तरी द्वार देखिए किस प्रकार का था। ये गेट आपको दिखाई देगा एंट्रेंस वाला, देखिए वहाँ से एंट्री होती थी और ये दीवार जो है ऐसे आगे जो है वो बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। और यहाँ पर भी आपको उसी प्रकार के जो कक्ष है वे दिखाई देंगे, छोटे छोटे अलग अलग कक्ष है। यहाँ पर देखिए ये बड़ी बड़ी ईंटें जो है, यहाँ पर ईंटों की साइज जो है वो बढ़ा दी गई है। देखिए यहाँ पर एक कितनी बड़ी ईंट जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगी। देखिए मौर्य मतलब सम्राट अशोक की जो ईंटें होती है उससे भी बड़ी ईंटें है और भव्य भव्य दिखाई दे रही है। देखिए आगे यहाँ पर ये जो स्मारक है इन्हें रिस्टोर किया गया है, इन्हें यहाँ इनका जो निर्माण है वे पुनर्निर्माण किया गया है। जो बिखरे हुए थे, जो कि तहस नहस हुए थे, उनको यहाँ पर फिर से सुसज्जित किया गया है। देखिए यहाँ पर ये कक्ष देख पा रहे हो आप, ये विविध प्रकार के कक्ष। देखिए ऐसे ये प्रतीत होता है। यहाँ पर एक मंडप है, ये मंडप आप देख पा रहे हो, ये मंडप है और इसके इर्द गिर्द जो है यहाँ पर ये खोलिया जैसी प्रतीत होती है। ऐसे प्रतीत होता है यह जो है यह विहार जो है उस समय पर विहार जैसा प्रतीत होता है, लेकिन तो भी यहाँ पर ये डाउटफुल है क्योंकि जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है इसका बहुत ही अलग दिखाई देता है और बहुत ही विशिष्ट प्रकार का जो है वह यहाँ पर से दिखाई दे रहा है। देखिए इसके मध्य में भी यहाँ पर
आपको ब्रिक्स जो है वो दिखाई देगी। इसके मध्य में भी आपको जो यहाँ पर काम किया हुआ था वो आपको दिखाई देगा। देखिए ये आपको यहाँ पर बोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पर आर्कियोलॉजी विभाग ने ये बोर्ड लगाया है। इसके अंदर ये जो समई माता जो है, समई माता के बारे में जानकारी जो है वे दी गई है। तो यहाँ पर उत्खनन के बारे में दी गई है और समई माता के बारे में जानकारी दी गई है, जो कि तराई में जो है उसे पूजा जाता है। और यहाँ पर श्रेणी थी उसकी जानकारी जो है वो दी गई है। तो इस क्षेत्र में जो है इसके नीचे जो है गुप्त काल के जो अवशेष है या फिर बड़ी जो दीवारें हैं वे हैं। और ये मंदिर जो है यहाँ पर ऊपर जो है बनाया हुआ दिखाई देता है, जो कि बात का प्रतीत होता है। यहाँ पर देखिए कई सारे जो हाथी के जो प्रतीक है या फिर हाथी जो है वे रखे हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर एक स्तंभ गड़ा हुआ है देखिए, जहाँ पर त्रिशूल रखे गए हैं। तो ये जो क्षेत्र है या फिर ये जो समई माता जो है, इसे भगवान बुद्ध की जो माता महामाया जो है उनसे भी जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो पंडित जी जो है पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम यादव सर से पूछेंगे, सर आइएगा यहाँ पे। यादव सर बताइएगा समई माता के बारे में, आपके लोगों की, यहाँ के स्थानिक लोगों की क्या मान्यता है? स्थानीय लोग यहाँ खास करके जो है उतना अच्छा से नहीं बता पाते हैं, क्योंकि यहाँ लेखा पढ़ी में कुछ मिला नहीं, सबकी अनुमान चल रही है। यहाँ काफी लोग से हम पूछताछ किए तो कहते हैं गौतम बुद्ध की जो माता जी हैं, अम्मा जी से कहते हैं, तो उन्हीं के नाम से यहाँ समय माई कहते हैं। समय माई लिखा है बोर्ड पे, लेकिन हम लोग स्थानीय भाषा में समय माई कहते हैं। तो समय माई गौतम बुद्ध की अम्मा है। अच्छा। बड़की माई, सरबा माई, कोटही माई, महामाई, इतने नाम से यहाँ के लोग गांव-गांव में भी हाथी बना के पूजते हैं। जहाँ आप हाथी देखेंगे किसी गांव में या किसी कोर्ट पे, तो जन्म का प्रतीक हाथी है। और जहाँ हाथी का पहचान मिलेगा वहाँ समय माई कहेंगे लोग। कहीं कहीं बड़की माई भी कह देते हैं, यहाँ कोटही माई कहते हैं, सरबा माई, महामाई के आदि नाम से। इसके बाहर भी अन्य नाम से ऐसे मिलते जुलते आस्था लोग रखते हैं। यहाँ समय माई कहते हैं। ये है गौतम बुद्ध की अम्मा। तो यहाँ पे भी तराई के क्षेत्र में भी पूछते हैं, उत्तर प्रदेश में। तराई के क्षेत्र में लगभग सभी गांव में हाथी बनी है। जहाँ हाथी बनी है वहाँ बौद्ध से जुड़ा स्थान कहा जाता है। जी।